जी वेलकम बैक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन जहाँ पे हमने अपना प्रीवियस सेशन एंड किया है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट एनालिसिस पे बात कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ कन्फ्लिक्ट you need to understand about the conflict, you need to analyze the conflict. एंड कन्फ्लिक्ट एनालिसिस में 2 पॉइंट्स अभी तक हमने बात की। फर्स्ट पॉइंट ये था कि पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करें कि व्हाट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। द सेकंड पॉइंट वाज then you have to understand about the type of conflict, that what type of conflict is it, and you have to resolve that according to that type. The third point in conflict analysis is to know about the parties to the conflict. Who are involved in conflict? कौन पर्सन है जिसके साथ conflict arise हुआ है और उसकी negotiation में, उस conflict की dealing में कौन कौन involve है? क्या जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर्सन से मैंने निगोशिएशन करनी है, जिस पर्सन से मैंने किसी तरह से कोई डील करनी है, ये वही पर्सन है जिससे मेरा कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, या जिससे बात हो रही है वो उस पर्सन के बिहाफ पे मेरे से बात कर रहा है? That we often observe that in family when जब conflicts arise होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट अराइज होने के बाद जिन लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है वो डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उस एक पार्टी, उस एक पर्सन के साथ बात कर रहा होता है। लाइक हम ये कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट आया, तो उस कन्फ्लिक्ट के रिजल्ट में अब उस वाइफ की तरफ से, उस फीमेल की तरफ से बात करने के लिए वो खुद नहीं है बल्कि कोई और पर्सन उस फीमेल के बिहाफ पे हस्बैंड से बात करने आया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि भाई कौन सी पार्टी उस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। क्या अकेला एक पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, या वो पर्सन खुद है, या वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो अगेन सिनारियो डिफरेंट हो जाता है, अगेन कंसर्न डिफरेंट हो जाता है। लाइक वो पर्सन जो बात करने आया है उस फीमेल के बिहाफ पे हस्बैंड से, वो बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी रखेगा, बहुत से ऐसे कंसर्न्स भी जनरेट कर देगा जो उस फीमेल के, उस वाइफ के नहीं होंगे, लेकिन वो पर्सन बात करेगा या वो उसको रखेगा। तो ये इश्यूज अराइज हो जाते हैं। जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं, मैनेजमेंट के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, तब कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन में नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं आपके मैनेजर्स, इंडिविजुअल्स। दो कंपनीज के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो उस कंपनी का मैनेजर है। अब वो जो कंपनी का मैनेजर है उसके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी होंगे और कुछ इंटरेस्ट उस कंपनी के होंगे जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही बात वो कहता है आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि वो पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पर्सन जो उस कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और कंपनी के इंटरेस्ट या जिसके साथ ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट है उनके इंटरेस्ट क्या हैं। ये पार्टीज टू द कन्फ्लिक्ट में समझने की जरूरत है। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, मूवीज में इस चीज को कॉमनली आपने देखा होगा कि इसी तरह होता है, एक मैनेजर एक कंपनी के बिहाफ पे बात करने जाता है दूसरी कंपनी के साथ जिनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए होते हैं, तो वो समटाइम्स पर्सनल बेनिफिट्स लेके उस ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट को यू कैन से कि प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता या इग्नोर कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है, अपने पर्सनल बेनिफिट को उसकी बेस पे इम्पोर्टेंस दे जाता है। इसी बात को समझने की जरूरत है कन्फ्लिक्ट एनालिसिस में।
parties to the conflict. थर्ड पर्सन है या डायरेक्ट वो पर्सन है? Okay ji, the fourth point in conflict analysis is about conflict progression and escalation. Like when I start पे ये बात की that when conflict arises, try to resolve it as soon as possible. क्योंकि तब तक उस conflict को resolve करना आसान होता है. जब conflict progress कर जाता है, escalate कर जाता है, लड़ाई बढ़ जाती है, तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है. वो फिर पार्टीज की वही इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बाद ये स्टेज आ जाती है कि वो कहते हैं नहीं अब नहीं मैंने पीछे हटना, अब नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, पहले मैंने जाने देना था, अब नहीं मैंने जाने देना. तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट कि कंफ्लिक्ट को प्रोग्रेस एस्केलेट नहीं होने देना, कंफ्लिक्ट की प्रोग्रेशन, उसकी एस्केलेशन ये कैसे होती है, क्यों होती है और किस स्टेज पे है, इसको देखते हुए आपने उस कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है. सो नाउ टेक अ लुक एट द प्रोग्रेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट. वो कैसे प्रोग्रेस हुआ, कैसे बढ़ा. दैट स्टार्ट्स विद व्हेन द कन्फ्लिक्ट बिगिन, व्हाट हैव बीन द मोस्ट intense points to date, and what stage is the conflict today. स्टार्ट कैसे हुआ, इंटेंस पॉइंट्स आज तक इस कन्फ्लिक्ट में क्या आए, और इस टाइम पोजीशन क्या है, इस टाइम कन्फ्लिक्ट की स्टेज क्या है, इन सब को देखते हुए आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं. कहते जी क्या पॉसिबल वेज हैं जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, बिगिन होता है या वो एस्केलेट करता है. Here are some concerns. यहाँ पे कुछ possible ways दिए हैं. It begins with entrenchment of positions. Normally conflict आता है जब आप अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जब आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टिक कर जाते हैं, जब आप अपने आर्ग्यूमेंट पे अड़ जाते हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं, अपनी बात पे बज़िद हो जाते हैं कि नहीं मैंने ये बात कही है और मैंने अपनी बात पे कायम रहना है, मैंने अपनी सोच पे कायम रहना है, मैंने अगले की बात नहीं माननी है, तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है. अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, नेक्स्ट पर्सन ने अपना दिया, मैंने उसको कहा ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. कन्फ्लिक्ट बिगेन ही तब होता है जब दो पर्सन अपनी अपनी पॉइंट पे, अपनी अपनी पोजीशन पे, अपनी अपने ओपिनियन पे स्टिक कर जाते हैं, इंट्रंचमेंट होती है. आप जो सा है कहते हैं नहीं मैंने अब तो अपनी बात मनवा के छोड़नी है, मैंने अगले पर्सन को प्रूव करना है कि मेरी बात ठीक है या मैं सही कह रहा हूँ या वो गलत है. तो कन्फ्लिक्ट नॉर्मली कहता है इस पोजीशन, इस स्टेज से बिगिन होता है. देन क्या होता है, अ डिबेट बिगिंस. स्टार्ट यहाँ से होता है कि आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिक करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको प्रूफ करने के लिए उसको यू कैन से नेक्स्ट पर्सन के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए डिबेट करते हैं. आप जो सा है लॉजिक्स देते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और उसमें सोच यही होती है कि मैंने अपनी बात को सही साबित करना है और नेक्स्ट पर्सन को हराना है, उसको रॉन्ग प्रूव करना है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है आप स्टार्ट करते हैं. वन वांट्स टू विन अगेंस्ट द ओपोनेंट. उस डिस्कशन का, उस डिबेट का, उस सारी जो आपकी यू कैन से दूसरे पर्सन के साथ डिबेट है, उसका पर्पस जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना नहीं होता, बल्कि विन करना है अगेंस्ट द ओपोनेंट, अपनी बात को दूसरे से सही साबित करना होता है. ये सेकंड स्टेज होती है कन्फ्लिक्ट की, जब आप अपने पोजीशन से बढ़ के अगले को, अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए डिबेट करते हैं. Then the third step, the third stage जो conflict में आती है, that our actions are put into effect instead of exchanging words. फिर बात सिर्फ words तक नहीं रह जाती है,
एक्शंस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन आप जो सा है फिर अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए एफर्ट करते हैं, एक्शंस लेते हैं। लाइक इन कंपनी मैंने कहा जी ये वाली जो मशीन है, ये मशीन हमारी कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, या ये वाली मशीन बेस्ट नहीं है, बेटर नहीं है, ये वाली मशीन जो सी है वो परचेज करना ठीक नहीं है, दूसरी लेनी चाहिए। दूसरा पर्सन कहता है नहीं यही वाली मशीन बेहतर है। अब मैं एक्शंस के थ्रू इसको प्रूफ करने की तरफ चल पड़ूंगा कि ये वाली मशीन के क्या नुकसान है, उससे काम खराब करके दिखाऊंगा ताकि सबको पता चले भाई इस मशीन की वजह से हमारी प्रोडक्ट खराब हुई या हमारी सेल खराब हुई। ये है थर्ड स्टेज, जहाँ पे सिर्फ बात डिबेट तक नहीं रहती बल्कि एक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट द फोर्थ स्टेज, अब कंफ्लिक्ट एस्केलेट करना शुरू हो गया, प्रोग्रेस कर गया, कंफ्लिक्ट जो सा बढ़ गया है अब इंडिविजुअल्स के दरमियान। नाउ कहता है जी इफ द कंफ्लिक्ट एस्केलेट्स फर्दर द ओपोनेंट स्टार्ट्स टू बी व्यूड मोर एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। अब वो मसला, अब वो इशू वो मशीन नहीं रही बल्कि वो पर्सन हो गया। वो पर्सन अब प्रॉब्लम बन गया मेरे लिए। अब प्रॉब्लम वो बात नहीं रही, अब वो पर्सन प्रॉब्लम है। अब मैं उसके हर एक व्यूज, हर एक एक्शंस, हर एक एस्पेक्ट को डील करूंगा। अब यू कैन से कि वो जो लड़ाई थी वो चीज से, उस पॉइंट से निकल के बिटवीन पर्सन्स आ गई। यहाँ पे कहता है कि यू हैव टू बी डीपर्सनलाइज्ड। वो आपके अब डीपर्सनलाइज, ही बिकम्स डीपर्सनलाइज, मतलब अब वो पर्सन सेपरेट नहीं रहा, अब वो उसके साथ हो गया, अब उस इशू के साथ हो गया, उस प्रॉब्लम के साथ हो गया। अब वो पर्सन भी प्रॉब्लम है और वो जो बात थी, वो मशीन थी, वो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्टेप, नंबर फिफ्थ स्टेज पे जब कंफ्लिक्ट और बढ़ता है और सीवियर होता है, तो it is attempted to cause loss of face to the opponent and publicly damage his image. अब आपकी इंटेंशन, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उस पर्सन को सिर्फ गलत प्रूफ करना नहीं बल्कि सबके सामने गलत प्रूफ करना है, उसकी इमेज को डैमेज करना है उस पर्सन को। मतलब ये है कि अगर ये जीत गया तो मैं सबके सामने बुरा बन जाऊंगा या मैंने इसको बुरा बनाना है। Sixth stage, this leads to threats intended to put the opponent under pressure. अब यहाँ पे उसको अंडर प्रेशर करना है ताकि वो बैकफुट पे चला जाए, वो डिफेंसिव हो जाए और आप जो सा है उस सारी डिस्कशन या कन्फ्लिक्ट को विन कर सकें। The seventh stage is limited destructive blows aimed to destroying the means of defense. अब उसके डिफेंस को कमजोर करना है। सिक्स स्टेज में उसको बैकफुट पे लेके जाना था, डिफेंसिव करना था। अब वो डिफेंसिव हो गया, अब उसके डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना है कि वो अपना बचाव भी ना कर सके ताकि आप उस पर हावी हो जाएं और आप विन कर जाए। दिस मीन्स इंजरिंग द ओपोनेंट सो सीवियरली दैट ही बिकम्स इनकैपेसिटेटेड। उसको इतना हर्ट कर दें, इतना डैमेज कर दें कि वो अपना बचाव भी ना कर सके। वो पर्सन बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटी, वो पर्सन को इन अदर सेंस यू कैन से पैरालाइज कर दिया जाए कि वो किसी तरह से भी उसको ना कर सके। वी कॉल दैट एट स्टेज विच इज फ्रेगमेंटेशन। उसको तोड़ना, उस पर्सन को तोड़ा जाए, हर्ट किया जाए, उस पर्सन को यू कैन से इतना इफेक्ट किया जाए कि वो बेचारा बिल्कुल हाथ छोड़ के बैठ जाए कि अच्छा चलो अब जो होता है देख लेते हैं। वो डिफेंसिव स्टेज से भी वो पर्सन यू कैन से कि बैटल को छोड़ दे या भाग जाए। नाइन्थ इज one is prepared to destroy one's own existence purely to drag the opponent into the abyss. That means you, that is last you can say a point, final and highest level of escalation, जहाँ पे आप उस conflict में अपना नुकसान करने को भी तैयार हो जाते हो।
आप कहते हैं अब तो बात बढ़ गई है, अब तो मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, अपना नुकसान कर जाना है मैंने, अपना आप खत्म कर देना है, लेकिन उसको नहीं छोड़ना, खुद को भी खत्म करूंगा, उसको भी बताऊंगा। ये जो सा है लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज है कन्फ्लिक्ट की। तो जैसे कन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है, जैसे कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, उसको रिजॉल्व करना डिफरेंट भी होता जाता है, टफ भी होता जाता है। फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे उनको रिजॉल्व करना आसान होगा, इजीली हो सकता है। बट कहता है व्हेन इट यू कैन से एस्केलेट टू लेवल 6 to 8, फाइनल 3 phases नॉर्मली, दैट इज डिस्ट्रक्शन phases, तो वहां पे कंफ्लिक्ट फिर easily resolve नहीं हो सकता। You have to be very much you can say vigilant और significant steps लेने पड़ते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था जी, conflict progression and escalation का। ये फोर्थ पॉइंट है किसका? conflict analysis का, कि conflict को resolve करने के लिए पहले उसको समझना है, उस conflict का analysis करना है। अब कुछ और उसके रेलेवेंट जो सा है, ये फोर्थ स्टेजेस के अंदर हमारा कन्फ्लिक्ट एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सॉरी जी। तो इन फोर्थ फेजेस में आप उसको करते हैं। कहते हैं जी क्या होता है जब कन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर जाता है, तो उस टाइम पे किसी मीडिएटर की जरूरत होती है। फिर आप डायरेक्टली उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली आपको एक पावरफुल इंटरवेंशन चाहिए होती है। जब आप दो लोगों के दरमियान लड़ाई सीवियर हो गई, तो फिर कोई तीसरा, और तीसरा भी वो जो दोनों से पावरफुल हो, वो इंटरवीन करेगा, तो वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। लाइक व्हेन a war you can say starts between the two countries, और जंग लड़ लग जाती है या सुवियर हो जाती है कॉन्फ्रंटेशन, तो वो फिर आपस में बात करने से खत्म नहीं होती, वो किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, मीडिएटर, वो उन दोनों के दरमियान यू कैन से सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों को रोकता है। जैसे दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हो गई, स्टार्ट पे बात हुई, किसी तरह से रिजॉल्व हो सकती है। जब सिवियर हो गई लड़ाई, तो वो दोनों की आपस में लड़ाई खुद नहीं फिर खत्म होगी, फिर कोई थर्ड इंटरवेन करेगा, फिर फादर इंटरवेन करेंगे, पावरफुल इंटरवेंशन है। वो दोनों फादर को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। वो फादर उन दोनों की बात सुन के उनके दरमियान मीडिएट करवाएंगे, लड़ाई खत्म करवाएंगे, तो लड़ाई खत्म होगी। ये जो सा है जैसे कन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है, तो आपकी फिर रेजोल्यूशन वो डिफरेंट हो जाती है। ये फोर्थ पॉइंट, ये हमारे 4 पॉइंट्स कन्फ्लिक्ट एनालिसिस से रेलेवेंट है। जी स्टूडेंट्स, इनमें कोई बात आप करें, बल्कि जरूर करें और शेयर करें, या कोई बात ऐड करना चाहें या कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी। जी स्टूडेंट्स। सर, जब जी जी उसमें। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जी तो वो उसको मतलब कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम? मतलब उसके लिए कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे? हम आगे चल के लाइक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल्स पढ़ते हैं, तो उनमें इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन जैसे हमने बात की कि समटाइम कुछ कन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट जो कि डिपार्टमेंट्स के दरमियान होते हैं, उनको नॉर्मली हम जी, पॉलिसीज के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, उनको हम रूल्स बना सही, के रिजॉल्व करते हैं, या कोई यू कैन से जी, पावरफुल डेजिग्नेशन या अथॉरिटी के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। लाइक अभी बात करें कि एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस करने, वो रिक्वेजिशन भेजते हैं, फाइनेंस वाले हाँ, रिजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम रूल्स बना लेते हैं हाँ, कि भाई जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, सही,
उसकी अप्रूवल जीएम से होगी। अब अगर जीएम अप्रूव कर देगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये वो कन्फ्लिक्ट जो नेचुरल कन्फ्लिक्ट आता है वो रिजॉल्व हो गया कि जीएम की अप्रूवल के बाद फाइनेंस की अथॉरिटी नहीं है कि वो उसमें किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम या एलिगेशन लगा सके। इस तरह से नॉर्मली हम स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। सही, ठीक हो गया जी। जी बेटा, अक्सा है, फातिमा है। अक्सा बेटा आप भी इससे रेलेवेंट कोई बात करें। फातिमा आप भी बेटा। सर ये क्लियर है, मुझे आगे समझ आई। ठीक है जी। मेरी तरफ से भी क्लियर है जी चलें, ठीक है, हम आगे जो सा है वो मूव करते हैं और कुछ लास्ट पे और सजेशंस हैं कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन से रेलेवेंट ही, और उसमें बात करें हाउ टू कंडक्ट अ क्लैरिफाइंग कन्वर्सेशन। जब आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट आ गया और आपने क्लैरिफाई करना है अपनी पोजीशन को, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं टू क्लैरिफाई हाउ यू हैव टू, हाउ यू शुड कन्वर्ट यूज, और यू कैन से किस तरह से बात करनी है, कैसे कन्वर्सेशन करनी है। उसमें कुछ यहाँ पे हमारे लिए रिकमेंडेड पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं, जिनसे कन्फ्लिक्ट बढ़ता नहीं बल्कि उनको रिजॉल्व करने में हेल्प आउट होती है। वन इज वन ऑन वन डिस्कशन। हमेशा जब भी किसी के साथ कन्फ्लिक्ट आए पब्लिकली डिस्कस ना करें। जब आप किसी के सामने बात करेंगे तो वो पर्सन डिफेंसिव होगा, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकेगा। अकेले में किसी से बात करते हैं वो अपनी उसके लिए पोजीशन को छोड़ना आसान होता है, अपनी बात से पीछे हटना आसान होता है। वो मान जाता है कि अच्छा यार ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मेरी गलती है या मेरे से हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल करूंगा। जब आप किसी थर्ड पर्सन के सामने उसको कहेंगे यार तुमने ये गलत किया या तुम्हारी ये बात गलत थी, तो वो कभी अपनी बात को, अपनी हार को, अपने आप को wrong accept नहीं करेगा. So always whenever you are going to have a conversation to clarify a conflict, always have a one on one discussion. Never ever start discussion किसी और के सामने नहीं करें. आई स्टेटमेंट, ऑलवेज यूज आई स्टेटमेंट. जब भी कोई लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो बात आई स्टेटमेंट्स यूज करनी है, नॉट यू. ये नहीं कहना यार तुमने ये किया, कभी भी ये नहीं कहना. जब आपने ये कह देना है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने किया, तुम्हारा ये था, तो वो पर्सन फिर हाइपर हो जाएगा, फिर वो ईगोइस्टिक हो जाएगा, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो बात नहीं मानेगा. आई स्टेटमेंट, यार मैं, मेरी ये सोच थी, मैं ये समझा था, मुझे ये लगा, इस तरह करके बात करेंगे तो अगला पर्सन उस बात को आसानी से गिव अप कर देगा. थर्ड सजेशन है स्पेसिफिकली एड्रेस द टॉपिक. जब कभी इशू पे बात कर रहे हैं तो टॉपिक पे स्पेसिफिकली बात करनी है, इररिलेवेंट बातें नहीं करनी है, दूसरी बातें नहीं करनी है. कोई और, ये नहीं है कि जो इशू था उससे हटके कोई और नई लड़ाई वहां पे छिड़ गई, कोई और बात आपने छेड़ ली. तो हमेशा जब क्लैरिफाइंग कन्वर्सेशन हो तो एड्रेस स्पेसिफिकली टॉपिक करना है. यार ये बात है, ये मसला है, ये इशू है, इससे रेलेवेंट मैंने बात करनी थी. फोर्थ सजेशन, ओपन अप दैट रिलेशनशिप. ऑलवेज स्टार्ट भी ऐसे ही करें. यार देख हमारा ताल्लुक है, हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए, फ्रेंडशिप बाकी रहनी चाहिए. बातें आ जाती हैं, हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं. बार बार इस चीज को हाईलाइट करें, बार बार इस चीज को अगले के सामने रखें कि हम, हमारा रिलेशनशिप है, मैं रिलेशनशिप बचाना चाह रहा हूँ, उससे बारे में बात कर रहा हूँ. इससे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आसान होता है. यस, अनदर इम्पोर्टेंट वन, कभी भी सिर्फ खुद नहीं बोलना है. कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में सुनना है, अगले पर्सन को सुनना है. वो सुनने, उसको आराम से सुने, उसको समझें.
ये नहीं कि मेरी सोच थी कि अगर वो गलत है तो मैंने बस अपनी सुना दी, उसकी सुनी नहीं, तो कभी बात खत्म नहीं होगी। बात करें और अगला जो कुछ कहे उसको बल्कि मोटिवेट करें, यार तुम बोलो, तुम बताओ क्या था तुम्हारे माइंड में, क्या वजह थी, क्या तुम सोच रहे थे, वो सुने। जब आप सुनते हैं, अगला पर्सन खुद को एक्सप्लेन करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है। और यस, रीच क्लियर एग्रीमेंट्स, और उस डिस्कशन को वाइंड अप करें, एंड अप करें विद क्लियर एग्रीमेंट्स। ये नहीं कि बात 1 घंटा करते रहे और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, उसमें से डिसाइड कुछ भी नहीं किया, तो फिर वही बात होगी, फिर कंफ्लिक्ट अराइज होगा, दोबारा आ जाएगा, वो बात बाकी रहेगी। तो हमेशा क्लियर एग्रीमेंट्स पे पहुंचे, डिसाइड कर लें, कोई ना कोई चीज डिसाइड करके उठे कि यार ये बात थी, हम चलो आज ये डिसाइड कर लेते हैं, आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, आइंदा मेरी तरफ से ऐसा नहीं तुम होगा, ये नहीं करो। और आप जो सा है वो ये नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स आपस में वो डिसाइड कर लें, पहुंच जाएं, तो ये आप जो है कन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ सजेशंस थी कन्वर्सेशन के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का, इस चैप्टर का जी, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, उसके दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में है कि वेदर अ कन्फ्लिक्ट इज अ कर्स और अ ब्लेसिंग। पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को डील कर रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या कर्स है, कुछ ऐसा है जो रियली बैड है, या कन्फ्लिक्ट एक ब्लेसिंग भी है, दैट मीन उसकी कोई पॉजिटिव साइड भी है। जनरली हम कन्फ्लिक्ट को एक नेगेटिव टर्म में लेते हैं। ओरिजिनली कन्फ्लिक्ट की टर्म पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट एक नेगेटिव टर्म है। जब हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो दैट इज नॉट समथिंग कि कुछ अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, दैट इज समथिंग जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन दैट इज नॉट समथिंग कि जो वाकई इतना ही बुरा है कि जो पता नहीं हो गया तो क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो इस टॉपिक में हम इसी को पढ़ते हैं कि फिर कन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। The risks arising from the conflict. Conflict become a commercial problem when they escalate. Conflict आना इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्ट पे यही बात की, जहां पे लोग होंगे conflict आएगा, लाजमी आएगा। आप उसको conflict को अराइज होने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम तब बनेगा, कमर्शियल प्रॉब्लम मींस उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम तब बनेगा, उस डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम तब बनेगा, वो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम तब बनेगा जब वो एस्केलेट करेगा एंड डेवलप इनटू अ पावर स्ट्रगल, और वो एक पावर स्ट्रगल बन जाएगी उनके दरमियान, कि वो कन्फ्लिक्ट के बाद अब अगेन एक दूसरे को हराने के लिए, और वो जो हमने एस्केलेशन की लास्ट स्टेजेस पढ़ी हैं उन पे पहुंचेगा। तो अब वो बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम होगी, या किसी तरह का यू कैन से कि वो डैमेजिंग सिचुएशन होगी। कहते हैं जी, अनरिजॉल्व्ड और एस्केलेटेड कन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट वेरियस एरियाज। कन्फ्लिक्ट आना प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिजॉल्व ना करना प्रॉब्लम है। जब आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे और वो एस्केलेट कर जाएगा, तब वो प्रॉब्लम होगी, और तब वो ऑर्गेनाइजेशन में इन एरियाज को इफेक्ट करता है, दैट इज स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज। कन्फ्लिक्ट की वजह से एम्प्लॉयज पे स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है। जब आपका किसी के साथ कंपटीशन सीवियर होता है, या ऐसी सिचुएशन होती है विन और लूज वाली, तो आप स्ट्रेस में होते हैं, हर टाइम सोचते हैं मैंने उसको कैसे हराना है, मैंने उसको कैसे रॉन्ग प्रूफ करना है। तो उसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, लैक ऑफ एस्टीम होती है, एक्सेसिव डिमांड्स एंड सिमिलर फीलिंग्स, इस तरह की सिचुएशन वो अराइज होती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ टीम्स, टीम्स टूट जाती हैं,
टीम्स में यू कैन से क्लैशेस आ जाते हैं, टीम्स में टीम के अंदर ग्रुपिंग हो जाती है इन अदर सेंस, जैसे हम अक्सर यूज करते हैं टर्म पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ग्रुपिंग हुई हुई है। टीम तभी सक्सेसफुल होगी जब वो एज वन यूनिट ऑपरेट करेगी। जब उसके अंदर ग्रुपिंग होगी इट मींस कि उसके अंदर सब ग्रुप्स बन गए, आधे लोग कुछ और चाह रहे हैं, आधे कुछ और चाह रहे हैं, आधे कुछ और एफर्ट्स कर रहे हैं, आधे लोगों की एफर्ट्स और हो गई, तब वो टीम, तब वो जो है कन्फ्लिक्ट वो डैमेजिंग होगा। तो अक्सर कन्फ्लिक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि वो डिपार्टमेंट, वो टीम, वो ग्रुप एक ग्रुप नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर फर्दर ग्रुपिंग से डिफरेंट जो है वो यूनिट्स बन जाते हैं। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये वाले ग्रुप का साथ दोगे तो वो वाला खिलाफ हो जाएगा, हर कहता है तुम उस साइड पे हो कि इस साइड पे हो। ये जो सा है वो नुकसान होता है अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट का। देन द थर्ड रिस्क, द थर्ड नेगेटिव आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्ट इज अनप्रोडक्टिव यूजेज ऑफ टाइम। आपका टाइम अनप्रोडक्टिव यूज होता है, आपकी सारा टाइम और एफर्ट्स और एनर्जीज इस तरफ कंज्यूम हो जाती हैं ये सोचने में दूसरे ग्रुप को कैसे हराना है, अपनी साइड पे लोगों को करने पे, उसको मनाने पे, देख यार वो ये गलत कर रहा है, उनकी ये गलती थी। नुकसान, वो टाइम आपका ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी जॉब का वो वेस्ट हो रहा है और आप उन टाइम्स में काम नहीं कर सकते। और कलीग्स जो है उन्हीं बारों में बातें करते हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं, र्यूमर्स होती हैं, टाइम इन चीज़ों पे स्पेंड होता है। देन अनदर नेगेटिव आउटकम इज टर्नओवर एंड सिक लीव। फिर जब जिस जगह पे भी ऐसे लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं तो लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, टर्नओवर बढ़ जाता है, एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं, लोग क्विट कर देते हैं कि यार बस हो गई है, इतनी लड़ाइयाँ, इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव एनवायरनमेंट बियर नहीं होता है, वो क्विट कर जाते हैं। ये तो थी नेगेटिव आउटकम्स कि जब कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना किया जाए और बढ़ जाए तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस वो फेस करना पड़ते हैं। There are some uses of conflict as well. There is some positive side as well. नो डाउट कि जैसे पहले बात की थी कि conflict एक itself नेगेटिव टर्म है, लेकिन उस नेगेटिव टर्म में से भी कुछ फायदे मिल जाते हैं। उस नेगेटिव एस्पेक्ट में भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ग्रुप के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव साइड है। वो क्या? द पॉजिटिव साइड ऑफ कन्फ्लिक्ट इज कन्फ्लिक्ट इंडिकेट प्रॉब्लम्स। अक्सर औकात कन्फ्लिक्ट अराइज होने से पता चलता है यार ये प्रॉब्लम थी, उससे पहले आपको पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है। जब कन्फ्लिक्ट आता है तो वो पर्सन बोलता है, बताता है, आप कहते हैं यार अच्छा तुम्हें ये मसला था इतने सालों से, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुमने बताया ही नहीं। एक बेनिफिट कन्फ्लिक्ट का ये है। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ट्रिगर चेंज। चेंज भी कन्फ्लिक्ट की वजह से आती है। जब कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और आप उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी, कुछ नया करते हैं, तो वो आपकी चेंज उस कन्फ्लिक्ट की वजह से आती है। अगर कन्फ्लिक्ट ही ना आए, सब कुछ चलता रहे जैसे चल रहा है, तो चेंज ही नहीं आएगी। जैसे आपने अक्सर हमारे यू कैन से कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक अगर मैं क्लियरली कहना चाहूँ तो आर्मी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें आपने सुनी होंगी कि आर्मी में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप निगेट कर सकें, आपको यस सर ही कहना है। तो वहां पे इसी वजह से फिर जब कोई कन्फ्लिक्ट ही अराइज नहीं होता, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, तो वो स्ट्रेटजीज, वो तरीके कार और वो उनके यू कैन से सिस्टम्स चल रहे हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चल रहे हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ही नहीं आ रहे। जब कन्फ्लिक्ट आएंगे तो आप चीजों को चेंज करेंगे। थर्ड इज कन्फ्लिक्ट अराउज इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी। इंटरेस्ट भी अराउज होते हैं, क्यूरोसिटी भी आप में आती है। कन्फ्लिक्ट की वजह से सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार ऐसा क्यों है,
इस तरह ही क्यों करते हैं, हाँ बात तो उसकी भी ठीक थी, इसको ऐसे कर लिया जाए। ये है कन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, झगड़ों के बाद रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन ग्रुप कोहेशन, कन्फ्लिक्ट्स आए और उनको प्रॉपरली रिजॉल्व कर लिया जाए तो वो ग्रुप और ज्यादा कोहेसिव और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये जी कन्फ्लिक्ट की नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड थी। ये पूरा टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। नहीं सर, ये नहीं किया था। अच्छा, ये नहीं किया था। चलें जी, नहीं, ये ये नहीं किया लास्ट जो है टॉपिक इस यूनिट का, दैट इज अबाउट excurses of conflict, the mobbing of conflict. कि mobbing क्या है? कहते हैं ये mobbing is a specific form of conflict that comes to the fore time and again in organization, जो बार बार आती हैं, time and again, बार बार conflict organization में arise होते हैं, उन types of conflict को हम mobbing कहते हैं। Mobbing refers to negative hostile actions in the workplace which are directed at an individual, carried out systematically and occur once or several times a week over a longer period of time. बार बार वो चीजें आती हैं, सो उन कन्फ्लिक्ट्स को, इसका मतलब है फिर आपको कुछ ऐसा प्रॉपरली कर लेना चाहिए जिससे आप उनको एक ही दफा में रिजॉल्व कर लें। बार बार वही इश्यूज, बार बार वही प्रॉब्लम्स, वही उस तरह के कन्फ्लिक्ट्स वो अराइज हो रहे हैं। द कॉमन के जो मॉबिंग है, कन्फ्लिक्ट्स हैं जो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में रेपिटेटिवली अकर होते हैं, दोज आर अटैक्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। मैंने कोई बात की और पर्सन ने अटैक कर दिया मेरी राय पे, मेरी ओपिनियन पे। कॉन्टिन्यूअली मैं अपनी एक्सप्रेशन करता हूँ, राय देता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ और दूसरा पर्सन मेरी बात को अटैक करता है। अटैक ऑन सोशल रिलेशनशिप्स, द पार्टी कंसर्न इज नो लॉन्गर स्पोकन टू, पर्सन जो सा है बात ही नहीं करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स पे अटैक होता है। अटैक्स ऑन रेपुटेशन, यस अनदर कॉमन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होता है। आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन पे कोई अटैक करता है, आपकी बैक पे बातें की जाती हैं, दूसरों के साथ शेयर किया जाता है कि यार वो ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। अटैक्स ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कंडीशन, प्रोफेशनल कंडीशन और पर्सनल कंडीशंस के बारे में अटैक किया जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, वो यहाँ से पढ़ के आया है, देख उसकी डिग्री इतनी अच्छी नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है। ये सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल कंडीशंस पे अटैक क्वालिटी पे किया जाता है। अटैक्स ऑन फिजिकल वेलबींग, यहाँ पे किसी पर्सन की फिजिकल वेलबींग, आपके पास कुछ था और आपसे ले लिया गया, छीन लिया गया। लाइक एयर कंडीशन ऑफिस था, वो एयर कंडीशन खराब है या एयर कंडीशन ऑफिस लेके कुछ और दे दिया गया, तो ये आपकी फिजिकल वेलबींग पे अटैक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेटिवली अराइज होते हैं और इनको कहते हैं आपने हायरार्कीज के थ्रू बड़ा रिजिडली हैंडल करना है ताकि रोज रोज के इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज होने से रोका जा सके। ये हमारा जी फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट्स की बेसिक्स समझी हैं, which was recognizing and resolving conflict, कि conflict को recognize करना है और resolve करना है। ये मीटिंग का जी टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है तो मैं इसको एंड करके न्यू मीटिंग जनरेट करके आपसे दोबारा बात स्टार्ट करता हूँ।